in carbon nanotubes, every carbon atom has one free electron. या इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं, कार्बन नैनोट्यूब हैव डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं ना. तो इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि कार्बन नैनोट्यूब हैज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. और on the other hand, diamond does not have delocalized electrons. समझ आई बात. अच्छा, कार्बन कार्बन बॉन्ड तो नैनोट्यूब में भी है और डायमंड में भी है, तो ये तो डिफरेंस नहीं हुआ, ये तो सिमिलैरिटी हो गई. सही है. अच्छा, अब किसी ने लिखा है कि ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी. अब हम वो ग्रेफाइट तो पूछ नहीं रहा है. पहली बात, वो हमसे क्या पूछ रहा है, कार्बन नैनोट्यूब और डायमंड को कंपेयर करना है. कार्बन नैनोट्यूब में जो हेक्सागोनल रिंग्स हैं वो ग्रेफाइट जैसे हैं, इसलिए मैंने ग्रेफाइट को अपने माइंड में रखते हुए, जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर था हेक्सागोनल रिंग्स की वजह से, उसको माइंड में रखते हुए मैंने कार्बन नैनोट्यूब के स्ट्रक्चर को डिफाइन करा. अच्छा, आप लोगों ने जो मुझे कमेंट्स में लिखा है ना, जरा ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो जिन लोगों ने लिखा है ना, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी है. अच्छा, फातिमा ने लिखा है कि ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी. अब मुझे एक बात बताओ, ग्रेफाइट की तो बात हो नहीं रही है. पहली बात हो रही है कार्बन नैनोट्यूब की. अगर आप कह रहे हो कि कार्बन नैनोट्यूब का स्ट्रक्चर ग्रेफाइट जैसा है और ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी है, तो कार्बन नैनोट्यूब भी सॉफ्ट एंड स्लिपरी होना चाहिए. राइट, मुझे यहाँ तक आपकी बात समझ आती है. लेकिन देखो, ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी किस वजह से होता है? क्या वो अपने हेक्सागोनल रिंग्स की वजह से होता है? नहीं. ग्रेफाइट अगर सॉफ्ट एंड स्लिपरी है तो उसका रीजन उसके हेक्सागोनल रिंग्स नहीं है, बल्कि उन ये जो लेयर्स बनती हैं ग्रेफाइट की, उनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है. सही है. ये जो लेयर्स होती हैं, एक के बाद एक जो लेयर होती है, उसकी वजह से ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, क्योंकि उनके बीच में क्या होती है, वैन डर वाल्स फोर्सेस. जो लेयर्स हैं इनके बीच में हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं. क्या यहाँ पे लेयर्स कार्बन नैनोट्यूब में आपको लेयर्स दिख रही हैं इस तरह की? नहीं, लेयर्स तो मुझे नहीं दिख रही है. ये तो फोल्ड हुआ हुआ ट्यूब बनी हुई है, लेयर्स तो नहीं है इसमें. जब इसमें लेयर्स नहीं है तो वैन डर वाल फोर्सेस भी नहीं होंगी. वैन डर वाल फोर्सेस भी नहीं होंगी तो ये स्लाइड भी नहीं करेंगी ओवर ईच अदर. तो इट मींस कार्बन नैनोट्यूब के बारे में हम ये नहीं लिख सकते कि वो सॉफ्ट एंड स्लिपरी है. अब ऐसा नहीं है कि ग्रेफाइट की जितनी भी चीजें सारी कार्बन नैनोट्यूब में जाके लगा दो. जो चीज यहाँ से दिख रही है ग्रेफाइट को रिलेट कर रही है, जो मतलब ग्रेफाइट जैसी है, सिर्फ वो वाले स्ट्रक्चर को लेके आगे बढ़ सकते हो. दूसरी बात, अगर आप कह रहे हो सॉफ्ट एंड स्लिपरी है, वो तो प्रॉपर्टी है उसकी, स्ट्रक्चर बताना है अभी. देखिए फातिमा, ये बात क्लियर हुई है कि हम लोग इसको, अगर वो आगे प्रॉपर्टीज भी पूछता है कार्बन नैनोट्यूब की, तो आप सॉफ्ट एंड स्लिपरी नहीं लिख सकते, क्योंकि सॉफ्ट एंड स्लिपरी जो प्रॉपर्टी है ग्रेफाइट की, उसका रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन द लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट. अब यहाँ पे तो लेयर्स है ही नहीं ना. वी डोंट सी एनी लेयर्स, नो लेयर्स. तो अगर इन केस आगे वो पूछ भी लेता है कि कार्बन नैनोट्यूब की प्रॉपर्टीज बता दो, तो आप सॉफ्ट एंड स्लिपरी नहीं लिख सकते उसमें. देखो, स्ट्रक्चर सेम नहीं है ना, स्ट्रक्चर का कुछ हिस्सा सेम है. अब ग्रेफाइट में हमारे पास हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं और उनकी लेयर्स के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं. क्या यहाँ पे उसने कहीं तुम्हें वैन डर वाल्स फोर्सेस बना के दिखाई है? क्या ऐसी डॉटेड लाइंस बनाई है उसने? नहीं बनाई. क्या इनके बीच में लेयर बाय लेयर स्टैकिंग हुई हुई है, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखी हुई है? नहीं रखी हुई. वो ट्यूबुलर फॉर्म है. वो कह रहा है कार्बन नैनो ट्यूब है, ट्यूब. सही है. तो इसलिए ग्रेफाइट की सारा का सारा स्ट्रक्चर उठा के नहीं लिख देना है यहाँ पे. सिर्फ जो चीजें ग्रेफाइट से मिल रही हैं वही लिखनी है. क्या क्या मिल रहा है?
कि ग्रेफाइट में एवरी कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, वो मैंने लिख दिया। दूसरा क्या है, क्योंकि हर कार्बन 3 से बॉन्डेड है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है, वो मैंने लिख दिया। सही है। और हेक्सागोन रिंग्स बन रहे हैं कार्बन के, वो मैंने लिख दिया। डायमंड में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, फिर हेक्सागोन रिंग्स को मैंने रिलेट कर दिया डिफरेंस में, डायमंड हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। नैनोट्यूब में every carbon is bonded to 3 other carbon atoms. Diamond, every carbon is bonded to 4 other carbon atoms. In carbon nanotubes, every carbon has one free electron और delocalized electron है इसमें, डायमंड में नहीं होते हैं। सही है। तो ये वेंडर वॉल्स वाली फोर्सेस, वेंडर वॉल्स फोर्सेस वाली बात समझ आई है कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं बोल सकता इसमें वेंडर वॉल फोर्सेस हैं। देखिए एक बात दोबारा से सुनो, देखो हम लोगों के पास जो क्वेश्चन आया है उसमें उसने ग्रेफाइट नहीं दिया। पहले तो एक बात क्लियर करो, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट अ ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट नहीं है। वी कैन नॉट से इट इज अ ग्रेफाइट, इट इज नॉट अ ग्रेफाइट। लेकिन ये ग्रेफाइट लाइक है, जैसे ग्रेफाइट होता है ना, कैसे मैं कह रहा हूँ कि ग्रेफाइट की तरह है, ये कुछ हद तक ग्रेफाइट की तरह इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर हेक्सागोनल रिंग्स बने हुए हैं। हेक्सागोनल रिंग्स का क्या मतलब है कि एवरी कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, और इस तरह से हेक्सागोन्स बने हुए हैं। अगर इसको गिनो तो 1 2 3 4 5 6 साइडेड फिगर बन रहा है ना, वो हेक्सागोन्स होते हैं। और वो हमने किसमें देखा था, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में देखा था। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हमारे पास लेयर्स होती हैं। ग्रेफाइट अपने पास नोट्स रखा करो सामने, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखो तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसमें लेयर्स होती हैं। सही है। इस और लेयर्स के नीचे एक और लेयर होती है, फिर उसके नीचे एक और लेयर होती है। क्या इसमें लेयर्स दिख रही हैं आपको? नहीं, इसमें तो ये फोल्ड हुआ हुआ है। ठीक है, देयर आर नो लेयर्स। तो हेक्सागोनल रिंग्स हैं ग्रेफाइट की तरह, बट देयर आर नो लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट इन कार्बन नैनोट्यूब। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट से इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। कुछ पार्ट इसका ग्रेफाइट जैसा है लेकिन सारा का सारा पार्ट ग्रेफाइट जैसा नहीं है। सही। अच्छा, पहली बात क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में तुमसे प्रॉपर्टीज नहीं पूछी है। अगर कोई यहाँ पे ये लिख दे कि कार्बन नैनोट्यूब कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड डज नॉट, उसको मार्क नहीं मिलेगा। लिखा सही है उसने, हाँ, कार्बन नैनोट्यूब क्योंकि उसके पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है। कार्बन ने 4 बॉन्ड नहीं बनाए बल्कि 3 बॉन्ड बनाए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। डायमंड नहीं कर सकता क्योंकि डायमंड के चारों कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना लेते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो नैनोट्यूब कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड कैन नॉट। लेकिन ये बात आप यहाँ लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसने प्रॉपर्टीज थोड़ी पूछी है, उसने तो डिफरेंस इन स्ट्रक्चर्स पूछा है। ठीक है, तो डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बताना है आपको। क्लियर है ये? तो देखो क्वेश्चन में बड़ा ख्याल रख के आंसर लिखना होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला कि आप लोगों ने बड़ा ख्याल करना है, क्वेश्चन सही से प्रॉपर पढ़ना है। आपको पता होगा लेकिन आप लिख के गलत आए होगे, कहीं की बात कहीं लिख के आ गए होगे। बात सही है लेकिन यहाँ पे पूछी नहीं है, जहाँ यहाँ पे पूछा है वो बताना है आपको। और 2 डिफरेंसेस बोले हैं तो आपने 2 डिफरेंसेस ही बताना है। हमने 3 देखे, आप 2 डिफरेंसेस बताओ। ठीक है, अब ये देखो 3 लाइन है, 3 लाइनों में अपना आंसर कैसे फ्रेम करोगे? इसको यूं लिख सकते हो, कार्बन nanotubes have hexagons but diamond has tetrahedral structure। सही है, ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स वाला लिख दो, या 3 कार्बन बॉन्डेड है नैनो ट्यूब में, वो लिख दो। इन
नैनो ट्यूब, every carbon is bonded to 3 other carbon atoms। ठीक है, अब देखो मेरे पास लाइन कम पड़ गई है। अब मेरे पास लाइन कम पड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसने लाइनें कम दी हुई हैं, मैंने गलत लिखा है। अब मेरे पास लाइन इसलिए कम है क्योंकि मैं जिस हिसाब से इस पे जूम इन जूम आउट करके लिख रहा हूँ तो मेरी राइटिंग में मुझे इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, पेपर पे अगर आप आगे ये लाइन और ऐड करोगे, बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स बट इन डायमंड every carbon bonded to 4 other carbon atoms। अच्छा चलो एक बात और सुनो, इन केस आपके पास एग्जाम में आपको लगता है कि लाइन कम पड़ गई है, ठीक है, आपने आंसर लिखा, आप आंसर आप पेन से लिख रहे हो, आपने आंसर लिखा, आपको याद आया कि जैसे फॉर एग्जांपल फातिमा ने बताया ना कि ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी है, लेकिन फिर उसको ख्याल आया कि यार ये तो प्रॉपर्टीज तो पूछी नहीं थी, स्ट्रक्चर पूछा था। तो फातिमा क्या करेगी, अपना आंसर काटेगी, ठीक है, अपना आंसर काट के इसके ऊपर फिर लिखेगी। राइट, ऐसा ही होता है। तुम लोग पेपर अभी तक शायद अपेयर नहीं हुए हो कहीं पे, लेकिन देखो एग्जाम में कुछ असूल होते हैं आंसर लिखने के। ऐसा नहीं है कि बस जहाँ जगह मिली लिख दिया। अब आप अपना आंसर काटोगे और काटने के बाद ऊपर लिखोगे। अब आपको वाइटो तो अलाउ नहीं है, ठीक है, जो ब्लैंकर होता है वाइटो वो अलाउ नहीं है। अगर आप कहो कि मैं इंक पेन यूज करूंगा और रिमूवर यूज कर लूंगा, आपको रिमूवर भी अलाउ नहीं है। आपको सिर्फ एक इंक अलाउ है, या तो ब्लू पेन में लिखो या ब्लैक पेन में लिखो, कलरफुल भी आपको नहीं करना। अब लेट से आप ब्लू पेन में लिख रहे हो, आपका गलत हो गया, आपने इसको कैंसिल करा, आपने इसको ऊपर लिखा। अच्छा, बैड लक क्या हुई कि आपने जो आंसर कार्ड के ऊपर लिखा ना, आपको रियलाइज हुआ आपने वो भी गलत लिखा है। फिर क्या करोगे, उसको भी काटोगे। अब कहाँ लिखोगे आंसर? ये मार्जिन जो है वो एग्जामिनर मार्क, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल से आप लोग सारे एक्सपेक्टेड पे गए हो, आपने असल में एग्जाम में बैठे नहीं हो जाके। अब ये जो लाइन है ना फॉर एग्जामिनर यूज, इसमें जाके घुसने की जरूरत नहीं है। मतलब एग्जामिनर यूज वाली लाइन है ना, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जामिनर पता है ये किस लिए यूज करता है। वो आपका आंसर पढ़ेगा और जैसे ये इसमें आपको 2 मार्क्स देना है तो यहाँ पे वो 2 लिख देगा, ठीक है, यहाँ पे इसको 1 मार्क देना है तो यहाँ पे वो 1 लिख देगा, और यहाँ पे इसको कोई मार्क्स नहीं देना तो यहाँ पे 0 लिख देगा। ये एग्जामिनर के लिए, वो आपको मार्क्स दे रहा है यहाँ पे। अगर आप इसमें लिखोगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स कहाँ लिखेगा? और अगर एग्जामिनर को गुस्सा आया आपका पेपर चेक करते हुए, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपका रिजल्ट अफेक्ट कर रही होती है। गुस्सा क्या मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, एक एग्जामिनर है, उसको आपका पेपर चेक करने में मजा आ रहा है क्योंकि साफ सुथरा है। अब एक जगह पे एक स्पेलिंग ऐसी है जो कि उसको समझ ही नहीं आ रही, तो अगर वो आपका पेपर गंदा चेक कर करके थक गया है तो वो ज्यादा फोकस नहीं करेगा कि यार मैं देख लूं क्या पता इस बच्चे ने सही लिखा हुआ, वो आगे बढ़ जाएगा गलत करके। सही है, तो पेपर प्रेजेंटेशन कलरफुल नहीं करनी है, लिखना ऐसा है कि साफ सुथरा हो, एग्जामिनर कॉलम में नहीं जाना है आपको। हाँ, नीचे वाली लाइन खत्म हो जाए तो एक कभी कभार नीचे वाली लाइन यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आप नीचे वाली लाइन आपको यूज करनी पड़ रही है। अच्छा, अभी इशू क्या हुआ कि फातिमा ने 2 बार आंसर लिखा, दोनों बार काट दिया। अब वो क्या करेगी? ये हर क्वेश्चन के लिए नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप पूरा पूरा गलत करके काटते रहो। अब तो उसके पास जगह नहीं है, उसने उसको पता है उसने दूसरा जो आंसर लिखा है वो भी गलत लिखा हुआ है, उसने बोला कि मुझे वो भी काटना है, वो भी काट दिया उसने। अब लिखेगी कहाँ पे ये? तो आपने क्या करना है, पेपर के नीचे जो स्पेस है ना, उसी पेपर के नीचे, हर पेपर के नीचे ना कुछ स्पेस होगी। आपने यहाँ पे ऐसे एक स्टैरिक बनाना है, इस पे कोई भी नंबर दे दो, जैसे 1 दे दिया, और नीचे एक स्टैरिक बनाओ, 1 दे दो, या क्वेश्चन का पार्ट भी लिख दो और उसका यहाँ पे आंसर कर दो। अगर कोई लाइन आपके पास मिस है, यहाँ पे आप लिखना चाह रहे थे, आपने ऊपर 4 लाइनें 2 लाइनें काट दी और नीचे एक लाइन में लिखा है, बाकी 2 लाइनें आपको और चाहिए, अगेन आप वहां पे स्टैरिक बनाओ और ऐसे कर दो। ये लास्ट रिजॉर्ट है आपका। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप ये हरकत करके आ रहे हो, किसी 1-2 क्वेश्चन में हो गया, आंसर जरूर लिख के आना आगे पीछे, ठीक है। अच्छा, आगे चलें। ये बातें इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ऐसी लगती हैं कि यार इन बातों का क्या एग्जाम में बैठ के कर ही लेंगे, लेकिन ये एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि एग्जाम में अगर इन चीजों में टाइम जाया करोगे तो फिर क्वेश्चन छूटेंगे तुम्हारे। तो तुम्हें पता हो कि जब मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ
तो क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं और मुझे फिर वो आंसर कहाँ पे लिखना है। अच्छा, पार्ट बी पूछ रहा है कि कार्बन नैनोट्यूब्स आर 50 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील। सही है। स्टील हमारे पास मेटल है, स्टील के स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने देखे हैं, स्टील अलॉय है, हमें पता है क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। यूजिंग आइडियाज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग टू सजेस्ट व्हाई दीस नैनोट्यूब्स आर सो स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होने की वजह क्या है इनकी नैनोट्यूब्स की? तो किसी भी जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर की स्ट्रॉन्ग होने की वजह क्या है? क्योंकि वो जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, हैव स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, हैव लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अच्छा, सबिहा, many strong covalent bond with extremely damn strong electrostatic force of attraction between them। इस आंसर में मैं टेक्निकल गलती बाद में निकालूंगा, बट व्हाट इज डैम? ये डैम क्या है? ये नेटफ्लिक्स नहीं है, ये कैम्ब्रिज है। ठीक है, और डैम वैम इस तरह के वर्ड यूज नहीं करने हैं। ठीक है, नेटफ्लिक्स देख देख के जो है ना, डैम इज, प्लीज ऐसा नहीं करना। पता है, डैम तो स्लैंग में आता है, यूके इंग्लिश को देखो उठा के, तो डैम एक स्लैंग है। अब आप पेपर में स्लैंग लिख के जा रहे हो तो फिर एग्जामिनर क्या करेगा तुम्हारे साथ? गंदे बच्चे। सही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा बहरहाल, अब इस आंसर में प्रॉब्लम क्या है? कहाँ गया? क्या मैसेज डिलीट कर दिया क्या? अच्छा, ये मैनी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये बात सही है कि कार्बन नैनोट्यूब है मैनी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सजेस्ट कह रहे हैं ना, तो वर्ड अंडरलाइन क्या करना है इसमें? सजेस्ट। तो कार्बन नैनोट्यूब है मैनी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है उसने। कैसे मुझे पता है कि एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है, सजेस्ट का है? क्योंकि एक मार्क का है ना, तो मैं एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगा ही नहीं। इट हैज मैनी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, सही है। या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इट हैज जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर और जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। अच्छा, आपने एक बात लिखी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वर्ड आप सिर्फ दो जगह पे यूज कर सकते हो, एक मेटेलिक बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग में वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज नहीं होता है। रीजन देखो, मेटेलिक बॉन्डिंग हमारे पास क्या थी? मेटेलिक बॉन्डिंग में हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज कैटाइंस थे which were surrounded by sea of delocalized electrons। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ऐसा ही था ना? ये मेटालिक बॉन्डिंग थी। और आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? हमारे पास लैटिस बनता है जिसमें Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हुए होते हैं। ये जो वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस वर्ड का मतलब समझो। ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है? कि स्टैटिक मतलब रेस्ट में, इलेक्ट्रिक मतलब चार्जेस, चार्जेस से कनेक्टेड है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चार्जेस किस में होते हैं हमारे पास? मेटालिक बॉन्डिंग में होते हैं और आयोनिक में होते हैं। कोवेलेंट में तो कोई चार्जेस होते ही नहीं है। सही है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में अगर आप कहीं पे वर्ड यूज करते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो ऐसे ही गलत हो जाएगा। सही है। अच्छा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्यों नहीं लिख सकते? ये भी एक बहुत अच्छी बात है।
इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्यों नहीं लिख सकते? देखो इंटरमोलिक्यूलर वर्ड में ही तुम्हारा आंसर है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? इस वर्ड में क्या लिखा है? इंटरमोलिक्यूलर मतलब बिटवीन मॉलिक्यूल्स। सही है। और वो फोर्सेस तो बहुत वीक होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच में हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने कहाँ पढ़ा है? हमने ग्रेफाइट में पढ़ा है। ग्रेफाइट की जो लेयर्स हैं, ये जो लेयर्स बनी हुई हैं, ये ग्रेफाइट की एक लेयर है। इसको एक मॉलिक्यूल कह सकते हो, इसको एक मॉलिक्यूल कह सकते हो। इनके बीच में जो ये डॉटेड लाइन हम बनाते हैं जिसको हम वेंडर वॉल्स कहते हैं, ये वेंडर वॉल्स एक्चुअली कौन सी टाइप की फोर्सेस हैं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं। ठीक है। और वेंडर वॉल फोर्सेस आपको पता है कि बहुत वीक होती हैं। ठीक है। आप उस पर ग्रेफाइट पे फोर्स अप्लाई करते हो, वेंडर वॉल फोर्सेस इतनी वीक होती है कि वो स्लिप कर जाता है एक दूसरे पे। तो क्या नैनो ट्यूब स्टील जितनी ताकतवर हो सकती है अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से कनेक्ट हुई हुई होती? वो तो डायरेक्ट कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड का एक जाइंट स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसलिए वो इतनी स्ट्रांग है। अगर उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती तो वो स्ट्रांग थोड़ी होती, वो तो ग्रेफाइट की तरह ऐसे स्लिप कर जाती प्रेशर अप्लाई करने पे। सही है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वाली बात क्लियर हुई मेथड। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में वो कह रहा है कार्बन नैनोट्यूब्स आर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। स्टेट द नेम ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब वो खुद कह रहा है कार्बन नैनोट्यूब्स आर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। वो हमने पहले भी स्टैब्लिश कर लिया था। कैसे? कि हमने कहा था कि हेक्सागोनल रिंग्स है, एवरी कार्बन हैज वन फ्री इलेक्ट्रॉन, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और हमने किसको पढ़ के डिसाइड करा ये? ग्रेफाइट को, कि ग्रेफाइट में भी ऐसा होता है। तो अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमने दो ही फॉर्म पढ़े हैं कार्बन के, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट कंडक्ट करता है। सही। कार्बन nanotubes conduct electricity nearly as well as copper. Explain why copper is a good conductor of electricity. अब क्वेश्चन क्या? एक्सप्लेन व्हाई कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटालिक बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन आ गया। बिकॉज इट हैज सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि हमेशा डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स लिखो तो ज्यादा अच्छा है। कॉपर हैज सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो है ना उसको पूरा समझाने बैठ जाते हैं। उसने बोला एक्सप्लेन है ना, तो हम एक्सप्लेन ये करेंगे कि कॉपर हैज मेटालिक बॉन्डिंग, इट हैज मेटल पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हेन द कॉपर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्लोइंग। सही है, ये बात सही है, मैं नहीं कह रहा गलत है। लेकिन क्वेश्चन के मार्क्स भी तो देखो, एक मार्क का है। एक मार्क में क्या लिखना है कि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? बिकॉज इट हैज सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। मार्क्स भी देखना है क्वेश्चन के, लाइन भी देखनी है कितना स्पेस दिया हुआ है। नहीं, मेटालिक बॉन्डिंग, कॉपर इज अ मेटल ना, मेटालिक बॉन्डिंग में हमारे पास आयंस थोड़ी होते हैं, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है। ये चीज देखो एक बार और क्लियर कर देता हूँ, कल भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ दो वजह से कंडक्ट होती है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह क्या है? एक तो ये है कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन दो या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन दो। डीलोकलाइज लिखो ज्यादा बेटर है। और फ्री आइंस हो। फ्री आइंस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कब होंगे? जब आयनिक कंपाउंड होगा
अपनी मोल्टेन या एक्वा स्टेट में, सॉलिड में नहीं करेगा, नॉट इन सॉलिड। ठीक है, फ्री आयंस नहीं होते। आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड है तो इट हैज नो फ्री आयंस। आयन जरूर होंगे, फ्री नहीं होंगे। इट हैज नो फ्री आयंस। आयनिक कंपाउंड में आयंस होंगे बट नॉट फ्री। सही है, अगर फ्री नहीं है वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। कल भी यही कंफ्यूजन हो रही थी कि भाई उसमें आयंस हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं कर रहा। आयन जरूर है लेकिन वो सॉलिड स्टेट में वो फ्री नहीं है, फ्री टू मूव नहीं है। अगर वो फ्री टू मूव होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो आयनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा मोल्टेन और एक्वस में। व्हाई? बिकॉज इट हैज फ्री आयंस इन दिस स्टेट। सॉलिड में उसके पास फ्री आयंस नहीं होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन कंडक्ट करता है? मेटल्स और ग्रेफाइट। और आज हमने देखा इस क्वेश्चन में कि नैनो ट्यूब भी कर रही हैं, लेकिन हमें याद ग्रेफाइट के लिए रखना है कि सॉलिड स्टेट में ये दोनों कंडक्ट करेंगे। इनको अगर आप मेटल को मेल्ट कर दो, बोलो मोल्टेन स्टेट में मेटल डिसॉल्व तो नहीं होता, मतलब एक्वस तो नहीं बनाएगा। एक्वस क्या होता है? एक्वा से निकला है, एक्वा इज वाटर। तो मेटल डिसॉल्व तो नहीं होता पानी में, लेकिन मेल्ट तो हो सकते हैं ना। तो मोल्टेन फॉर्म में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। यस, क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो तब भी होंगे ना इसके पास। इसी तरह ग्रेफाइट को भी अगर आप मेल्ट कर दोगे ना तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर वो क्वेश्चन में पूछता है, बल्कि एमसीक्यूज में पूछा भी है उसने, कि मेटल्स इन मोल्टेन स्टेट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उसने लिखा हुआ है मेटल्स इन मोल्टेन स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ऑप्शंस में दिया हुआ है उसने ड्यू टू फ्री आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कौन सा चूज करोगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स इन मोल्टेन स्टेट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। उसका रीजन फ्री आयंस नहीं है, बल्कि मेटल्स में फ्री आयंस तो होते ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका रीजन। ठीक है, नॉट फ्री आयंस। क्योंकि आप कहते हो कि मोल्टेन में आयंस आ जाते हैं, वो आयनिक कंपाउंड के लिए आते हैं, मेटल्स में नहीं आते हैं। और ना ग्रेफाइट में आएंगे। ग्रेफाइट भी मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आयंस फिर भी नहीं होंगे उसके पास। क्लियर हुई कुछ चीजें यहाँ तक? देखो क्वेश्चन में आंसर हैंडआउट से सब रट लोगे, समझ भी लोगे। पास पेपर को टैकल किस तरह से करना है, फाइनल रिजल्ट तो पास पेपर प्रोड्यूस करेगा ना आपके पास। आंसर को सीखना ना मेरे साथ, वो तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहा है अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन इज बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, इसको वैसे हम इसका बकी बॉल्स भी कहते हैं, लेकिन जानना जरूरी नहीं है। इसको अगर गौर से देखो तो इसमें एवरी कार्बन इज ऑल्सो बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया। सही है, लेकिन ये जो रिंग बन रहा है, ये वाला रिंग, ये हेक्सागोनल नहीं है। इसके कॉर्नर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन जो इसके बराबर वाला रिंग है ना, ये देखो, ये हेक्सागोनल है। इसके 6 रिंग्स हैं, 6 साइड्स हैं इसकी। तो जो 5 साइडेड फिगर होता है उसको पेंटागन कहते हैं ना, पेंटागोनल है। और जो 6 साइडेड है उसको हेक्सागन कहते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है आर्गन कैन बी ट्रैप्ड इनसाइड द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बकमिस्टर फ्लोरीन। अब इसको ये कह रहा है केज लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे बॉल होती है ना, बॉल के अंदर जगह खाली होती है, तो उसको ये कह रहा है कि ये केव लाइक स्ट्रक्चर है। और उसमें कह रहा है आर्गन, आर्गन क्या है? एक नोबल गैस है। आर्गन एटम जो है हमारे पास ग्रुप 8 है, ग्रुप 8 का एलिमेंट है। ठीक है, ग्रुप 8 का एलिमेंट है। अब वो ये तुमसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई आर्गन इज अनरिएक्टिव। ठीक है, वो हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, बिकॉज